बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ के हमराज फवाद हसन फवाद ने आज वजारत का हल्फ तो उठा लिया है, लेकिन आज वजीर बनते ही रऊफ कलासरा ने उनका बैन अल-अक़वामी स्कैंडल लोगों के सामने आश्कार कर दिया है। किस तरीके से शरीफ खानदान के साथ मिलकर उन्होंने बड़ी वारदातें की हैं, उसकी एक बड़ी मिसाल इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। चूंकि बहुत ज्यादा जो सहाफी हैं उनको उन्होंने अपना हम नवाब बनाया हुआ है और उनके हक में बड़ी कंपेन्स की जाती हैं कि बड़े जबरदस्त ब्यूरोक्रेट्स हैं। इस पर तो हम बात करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बड़े गिले शिकवे होते हैं, लेकिन आज हुकूमत ने उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया है, और ये ऐलान क्या है ये भी आपको बताना है। और रियासत के साथ गद्दारी माफ नहीं की जा सकती। सऊदी अरब में दो फौजी अफसरान के सर कलम किए गए हैं, ये क्या मामला है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। किसी भी रियासत के अंदर जब रूल ऑफ लॉ होता है और कानून पर सख्ती से अमल दरामद होता है, तो फिर वहां पर लोग खौफ खाते हैं। चोरी, डकैती, राजनी, कत्ल गारत गरी और रेप जैसे केसेस वहां पे नहीं होते। सऊदी अरब हो या दीगर अरब ममालिक जहां पर जमहूरियत नहीं है और वहां पे इलेक्शंस नहीं होते, हम बहुत सारी बातों के अंदर उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन वहां जो सिस्टम है वो बल्दियात के जेर एहतमाम चल रहा होता है। और सिस्टम इतना मजबूत है कि गलियां, नालियां और जो दीगर हुकूमती काम होते हैं वहां तेज तरीन आपको नजर आते हैं। यही वजह है कि अवाम का हुकूमत पर शिकवे नहीं होते। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिस तरह पाकिस्तान जैसे ममालिक है, जहां जमहूरियत का लिबादा होता है, लेकिन असल ताकत एस्टैब्लिशमेंट के पास होती है, और आगे उन्होंने चूंकि वजीर आजम रखे होते हैं, और वो जब हुकूमत रखी होती है तो ना वो अमल दरामद करवाने की पोजीशन में होती है। और इस तरह की जमहूरियत में लोग गरीब रहते हैं, लोगों के साथ जो है वो महंगाई के सामने लड़ने की उनकी सकत नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं होता। अजीब किस्म की सूरत हाल होती है। अब सऊदी अरब जो है उसके अंदर चूंकि आपको इल्म है, यमन के अंदर जो लड़ाई छिड़ी उस दौरान जो है वो इत्तेहादी जो थे वो मिले और जनरल रहील शरीफ साहब उनके कमांडर बने। और अब पोजीशन ये है कि वहां पर दो फौजी अफसरान थे, उन पर इल्जाम दिए था कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान का रियासत सऊदी अरब का साथ देने की बजाय उन्होंने हौसी बागियों का साथ दिया। अब ये इल्जाम उनका साबित हुआ है, 2017 का ये मामला है, और अब उनको सजा सुनाई गई है। सऊदी अरब के एक पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल है माजिद बिन मूसा आबाद अल बलवी, ये एक है। और दूसरी तरफ जो है चीफ सर्जेंट यूसुफ बिन रजा हसन अल अजूनी, इनको सजाए मौत दी गई है आज। और सजाए मौत जब दी जाती है इस तरह के जराइम में तो सर कलम किया जाता है, इनका जो है वो सर कलम हुआ है। सजा पाने वाले फौजी अफसरान में से एक पर गद्दारी का मुर्तकब होने के साथ साथ कौमी मफादात और फौजी खिदमात के एजाज के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्जाम साबित हुआ था, जिस पर उसे मौत की सजा सुनाई गई। दूसरे फौजी अफसर को आला कौमी और फौजी जुमरों में गद्दारी का मुर्तकब पाने पर मौत की सजा सुनाई गई थी, और इन दोनों की सजा पर आज अमल दरामद कर दिया गया है। और इन दोनों अफसरान को 2017 में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें यमन में हौसी बागी जो है उन पर मदद का इल्जाम है। तो जब कवानीन सख्त होते हैं, अमल दरामद होता है, तो फिर वहां पे जराइम कब होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर देखिए चोरी डकैती निचले लेवल पे तो होती है, लेकिन हुकूमत के अंदर बैठे हुए सियासतदान वो सबसे बड़े चोर बनकर आते हैं। अक्सरियत यानी जो चोरों के खिलाफ जंग लड़ रहा था इमरान खान, उसको जेल के सलाखों में डाल दिया। अब वो कहते हैं सुंजियां उन गलियां विच मिर्जा यार फिरे, यानी नवाज शरीफ जरदारी माफिया उनकी करप्शन अल्ले तलल्ले कौमी बैंक तक लूट के खा गए, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे, उनके मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात। इसके बावजूद इस तरह के लोगों को रखा जाता है, पाला जाता है, उनकी नशो नुमा की जाती है। और अब भी नवाज शरीफ जो मुल्क को लूट कर और झूठ बोलकर पूरी कौम के सामने उनको एस्टैब्लिशमेंट ने डील के तहत फरार करवाया, और अब एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों के इमा पर उनकी वापसी के जो तराने हैं वो एक कंपेन बगैर एक माहौल ऐसा बन गया है, ऐसा तासर है कि जो कुछ कर रही है वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। अब वो वापस आएंगे तो जहर है
عوام جو ہے وہ وقتی طور پہ ڈنڈے کے زور پہ خاموش بھی ہو گئی تو ایک نفرت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے اور وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا۔ اب دیکھیے اوورسیز پاکستانیوں کی جو اکثریت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یو اے ای میں ہوتے ہیں، سعودی عربیہ میں، مصر میں، بحرین میں، عمان میں، جس ملک کے اندر بھی آپ جائیں گے، یا ایون آپ یورپی ممالک کے اندر ہوتے ہیں، کینیڈا، امریکہ یا آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، وہاں کے جو سسٹم ہے وہ بلدیات کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کوئی اشارہ کراس نہیں کر سکتا۔ ہمارے جنرل ریٹائر باجوہ صاحب دبئی کے ایک اشارے پر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے، چونکہ وہاں جو ہے وہ ان ممالک کے اندر جو ہے وہ اشارہ بھی کراس آپ نے اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کسی نے تاریخی جملہ بولا تھا کہ جناب پاکستان کے آئین کو رون دینے والے جنرل وہ دبئی کے اشارے کو نہیں توڑ سکے، یعنی پاکستان کے آئین سے دبئی کا ایک جو ٹریفک اشارہ ہے، سگنل ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے گھروں پہ حملے ہوئے، گرفتاریاں ہوئی، گھر والوں کو ڈرایا گیا، سوشل میڈیا پر ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن پھر تانے دیے گئے کہ تم تو اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہو، کون کون سا احسان کرتے ہو۔ یہ سارا کچھ کیا گیا اور ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا عمران خان کی طرف سے، اس وقت جو حکومت تھی، اور اب اس کو نئی پیکنگ دے گئی ہے، لیکن ایک ایسا تاثر بنایا گیا ہے کہ جیسے یہ جو منصوبہ ہے وہ نگران حکومت کا ہے۔ اس وقت اس کا آغاز کیا گیا اور منصوبہ جو ہے وہ سونی دھرتی ریمیٹنس سکیم ہے، جس کے اندر جو ریمیٹنسز بھیجنے والے لوگ ہیں ان کے لیے انعامات رکھے گئے ہیں، یعنی اوورسیز پاکستانیوں پاکستان میں پیسہ بھیجو، پاکستان تمہارا وطن ہے اور تم پاکستان کی جان ہو، اس لیے پیسہ بھیجو۔ اب اس کے اندر یہ سکیم یہ ہے کہ ایک اور سکیم ایکسچینج کمپنیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سونی دھرتی ریمیٹنس سکیم بنائی گئی ہے، جو باہر سے پیسہ بھجوا رہے ہیں یہاں ان کے رشتہ دار مفت وصول کریں گے، باہر سے ترسیلات در بھیجنے والے اور یہاں وصول کرنے والے کو فیس نہیں دینی پڑے گی۔ ٹی ٹی سی بھیجے جانے والے ترسیلات چارجز کو عام چینل سے بھیجا جا سکتا ہے، ترسیلات در کو عام چینل سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 80 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، 20 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں اس منصوبے کے لیے۔ انعامی سکیم جو ہے یہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پیسے بھیجنے کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف بھائی ہنڈی والے وہ اگر 6-7 روپے زیادہ دے رہے ہوں اور بینک جو ہے وہ آپ کو 7 روپے کم دے رہے ہوں، اور گھر والوں کا ادھر بجلی کا بل بھی 15-20 ہزار 40 ہزار 50 ہزار آیا ہو، تو اوورسیز پاکستانی کس کو پریفر کرے گا؟ یہ ساری باتیں جو ہے کوئی تھوڑا سا دماغ کے ساتھ سوچ کے پلان کریں۔ اور دوسرا، اوورسیز پاکستانی عمران خان کے حامی ہونے کی وجہ سے آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہو، اور لوگوں کو نکال کے آپ جو ہے وہ زرداری شریف مافیا کی پارٹیوں میں یا نئی پارٹیوں میں داخل کر رہے ہو، تشدد کر رہے ہو، اور ساتھ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ رہے ہو بھئی پیسہ بھیجو۔ ضرور بھیجنا چاہیے، ان کا وطن ہے، میں ظاہر سمجھتا ہوں کہ بھیجنا چاہیے، اور ویسے بھی وہ بھیجتے ہیں، کون سا احسان کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات وہ بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے شکوہ کیا، ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک طرف گھروں پہ حملے کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم تمہارا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے، آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیں گے، پھر آپ جو ہے ہمیں خطرہ ہے کہ آئیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ ان حالات کے اندر ہم تو اپنا مستقبل باہر محفوظ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے ہاں پیسے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیر ہے نگران حکومت کو اور ہمارے طاقتور اداروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ یقین دہانی کروانے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا تو پہلے چاہتا تھا، لیکن ایک بات جو ہے وہ جسٹس منصور کی وہ کل کر لیں گے، لیکن اس وقت جو ہے رؤوف کلاسرا صاحب نے آج بڑا عام جو ہے وہ چیز لائے ہیں، جب یہاں پہ ہمارے جو فواد حسن فواد ہیں وہ ہم راز ہیں نواز شریف کے۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے جتنی کرپشن کی ہے، جیسے شہباز شریف کے ساتھ ڈاکٹر توقیر صادق ان کے بڑے قریبی ہیں، اسی طریقے سے نواز شریف فواد حسن فواد کے سامنے جو کرتے رہے، تو اس لیے جو بہت سارے صحافی ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے اندر وہ بڑے مقبول ہیں کہ جناب بڑا اچھا بیوروکریٹ ہے۔ لیکن رؤوف کلاسرا جو کہانی لایا وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو انہوں نے فواد حسن فواد کو جواب دیا جب انہوں نے حلف اٹھایا
और उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूं। अब निजकारी का वजीर बनाया गया रोज वेल्ट होटल जो PIA का मौजूद है अमेरिका के अंदर, उसकी बोली लगना शुरू हो गई है, उसको भी बेच रहे हैं, PIO को भी बेच रहे हैं, और जो बंदा लाए हैं वो लाए हैं नवाज शरीफ का। अब क्या नवाज शरीफ ही ये खरीदेगा? ये क्या मामला है? पहले ये फवाद क्या कर चुके हैं नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के साथ मिलकर, ये बड़ी आम बात है। रऊफ कलासरा कहते हैं सर आपकी काबिलियत को तो मैं उस वक्त से कायल हूं जब आप बरसों पहले वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अरशद शरीफ ने अपने शो में एक बड़ा स्कैंडल ब्रेक किया था। आप अरशद शरीफ के शो में जाकर वजाहत देने के बजाय काशिफ अब्बासी के शो में अपनी शराइत पर इस $1.5 अरब स्कैंडल का भरपूर दिफा करने आए थे। आपकी पहली शर्त थी कि अरशद शरीफ उस शो में नहीं बैठेगा। आप में अरशद शरीफ का सामना करने की जुर्रत नहीं थी। स्कैंडल यह था कि मुल्तान सखर हैदराबाद मोटरवे का MOU चीनी कंपनी के साथ साइन किया गया था, जिसमें और भी बहुत कुछ मजे का था। ज्यादा मजे की बात यह थी कि इस कागजी चीनी कंपनी का कंट्री मैनेजर और कोई नहीं बल्कि शरीफ लोगों का रिश्तेदार ही सैफुर रहमान निकला था, जिसके साथ कतर जाकर शहर तारड़ जो उस वक्त चेयरमैन NHA थे, उन्होंने MOU पर साइन किया था। चीनियों का नाम इस्तेमाल हो रहा था और ठेका सैफुर रहमान को मिलना था। यानी चीनी जो है वो कंपनी चाइना के नाम पे बनाएगी, चीनी के नाम पे। असल कंपनी किसकी है? वो है जहां अभी जो है वो जो सफदर का बेटा है मरियम का, उसकी शादी हुई है, वो साबक चेयरमैन था एहतसाब का सैफुर रहमान। तो असल में कंपनी उनकी थी, तो उनकी भी नहीं थी, असल में तो नवाज शरीफ की थी। यानी आपस के अंदर वो जो भी मामलात थे उनके, तो आगे रखा हुआ था हुकूमत पाकिस्तान को चाइना की कंपनी के जरिए ये चीजें जो है वो खरीदी गई। अब वो कहते हैं कि सैफुर रहमान निकला था, चीनियों का नाम इस्तेमाल हो रहा था और ठेका सैफुर रहमान को मिलना था। आपने ARY चैनल को शर्त रखी थी कि अरशद शरीफ काशिफ के इस प्रोग्राम में नहीं होंगे, जिसने वो स्कैंडल ब्रेक किया था कि कैसे चीनी कंपनी के नाम पर सैफुर रहमान को ठेका देने के लिए MOU साइन किया गया था, और आपने डट कर इस फैमिली फ्रॉड का दिफा किया था। मजे की बात है कि आपके दिफा के बाद वो MOU स्कैंडल सामने आने पर उसे कैंसिल भी किया गया था। यानी ये चोरी पकड़ी भी गई थी, लेकिन फिर भी ये बड़े अच्छे हैं जी फवाद हसन फवाद। सैफुर रहमान का मतलब था चीनी कंपनी नहीं बल्कि ये ठेका फैमिली को मिल रहा था। आज बरसों बाद उस फ्रॉड MOU के दोनों किरदार आप और शहर तारड़ इस वक्त निगरान हुकूमत में मौजूद हैं। ये उन्होंने बताया है। एक शरीफ फैमिली लोगों को दे, यानी क्या दाद दे शरीफ लोगों को, फैमिली को, कि अपने वफादार ब्यूरोक्रेट्स को वो भूलते नहीं है, वफादारी का सिला देते हैं। भाईजान आप दोनों से बेहतर हमारे मफादात की निगरानी कौन कर सकता है? यानी ये नवाज शरीफ के खास आदमी जिनके शोहरत एक बैन अल-अक़वामी स्कैंडल की है, जो पाकिस्तान के अंदर यानी उन लोगों को जो है वो यहां पे बना दिया गया है वजीर। आखिरी बात जो उन्होंने की है कलासरा साहब ने, उन्होंने कहा बस ख्याल रखिएगा जैसे मौजूदा निगरान वजीर बराए मुवासलात शहर तारड़ जो 2013 से 18 चेयरमैन NHA थे कि माजी में चीनी कंपनी के साथ साइन किए गए $1.5 अरब MOU के पीछे कतर में मुकीम सैफुर रहमान निकले थे, इस तरह अब जब आप वजीर निजकारी बनकर रोज वेल्ट होटल न्यूयॉर्क समेत सब कुछ बेचने जा रहे हैं, फिर कहीं हमारे प्यारे शरीफ लोगों की वही पुराने फ्रंट मैन ही ना निकले जो पाकिस्तान की असासे खरीदेंगे। क्या करें मोहतरम, हम सब दूध के जले हुए हैं। तो ये मामला है जी। इस तरह शरीफ खानदान, ये एक बैन अल-अक़वामी स्कैंडल के अंदर मुलव्वस लोग जो पाकिस्तान को शरीफ खानदान की नौकरी के लिए वक्त किए हुए हैं बगैर, और जो रऊफ कलासरा ने बयान किया उसके मुताबिक अब ये दोबारा वजीर बना दिए गए हैं। कौमी इदारे बेचे जाएंगे, फ्रंट कंपनियों के जरिए मुमकिन है हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज, सैफुर रहमान और ये सारे खानदान कहीं चीनियों को, कहीं मलेशिया वालों को, कहीं दुबई के शेखों को, कहीं दूसरों को इस्तेमाल करके कहीं फिर कौमी इदारे सस्ते दामों ये ले ना उड़े। ये नजर रखनी चाहिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।